अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज की दो सबसे बड़ी और सबसे सच्ची तस्वीरें यही हैं, लेकिन ये दोनों ही तस्वीरें आप टीवी मीडिया पर नहीं देखेंगे और ना ही आप ये देखेंगे कि देश की गोदी मीडिया के एंकरों ने इसके बारे में कोई बात नहीं की है। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में बात भी करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों आप लोगों को इन तस्वीरों के बारे में जानना चाहिए। तो दरअसल बात यह है कि परसों यानी 25 जनवरी को हमने ये देखा कि जयपुर में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति चाय पर चर्चा कर रहे थे। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को एक राम मंदिर का गिफ्ट भी दिया, जिसके बाद टीवी मीडिया ने ये बताया कि देखिए, हमारे देश के पीएम विदेशी मेहमानों को भी हिंदू धर्म से रूबरू करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने 500 साल बाद के संघर्ष के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया। लेकिन जब यही फ्रांस का राष्ट्रपति दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह गया तो सभी टीवी मीडिया को सांप सूंघ गया। वो ऐसे खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे यकीन है कि कल आपने किसी भी टीवी चैनल पर ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी और ना ही किसी टीवी मीडिया के गोदी एंकर को ये कहते हुए सुना होगा कि साहब देखिए, दिल्ली की निजामुद्दीन की दरगाह भी इसी हिंदुस्तान का हिस्सा है और यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति की जाना भी बड़ी बात है। खैर, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताती हूँ और वो सच ये है कि फ्रांस के इस राष्ट्रपति ने खुद ही ये इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें दिल्ली के निजामुद्दीन की दरगाह पर जाना है और इसीलिए 26 जनवरी की रात प्रधानमंत्री के साथ स्टेट डिनर से पहले मैक्रोन निजामुद्दीन की दरगाह पर गए। उन्होंने वहाँ करीब आधा घंटा बिताया, दरगाह की जियारत की और वहाँ कव्वालियाँ भी सुनी। लेकिन यह खबर टीवी मीडिया से बिल्कुल गायब है। यह खबर आप किसी भी गोदी मीडिया के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं देखेंगे। हाँ, यही गोदी मीडिया आपको ये ज़रूर बताएगा कि फ्रांस ने स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया है। यही गोदी मीडिया आपको ये भी बताएगा कि फ्रांस ने दूसरे देशों से आने वाले इमामों पर बैन लगा दिया है। लेकिन ये मीडिया आपको ये नहीं बताएगा कि फ्रांस का ये राष्ट्रपति मंदिर की जगह दरगाह क्यों गया। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। वाकई नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें कल से टीवी मीडिया पर आ रही हैं, उसके बाद ऐसा लगता है मानो नीतीश के अंदर कोई ज़मीर नहीं है। नीतीश इस दुनिया के सबसे बड़े पलटू शख्स हैं। वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कुर्सी सबसे बड़ी जीत है। इस कुर्सी को बचाने के लिए वो कब किसको धोखा दे दें, कब किससे दगाबाजी कर दें, ये कोई नहीं जानता। सोचिए, जिस बीजेपी को धुतकार के वो लालू की पार्टी के साथ आए थे, आज फिर से वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसी पार्टी के साथ जा रहे हैं। और यहाँ हैरानी की बात यह भी है कि कल तक नीतीश को गालियां देने वाली बीजेपी उन्हें फिर से गले लगाने की बात कर रही है। आज मैं नीतीश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ, आज मैंने आपके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान निकाला है। इस बयान को सुनने के बाद आप ये जान पाएंगे कि असल में नीतीश जो कर रहे हैं वो कला उन्होंने बीजेपी पार्टी से ही सीखी है। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सच कहूं तो मुझे बिहार के लोगों से आज हमदर्दी हो रही है। सोचिए, लोग नेताओं को चुनते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि वो उनके लिए विकास का काम करे, वो उनके भविष्य को संवारने के लिए काम करेंगे। लेकिन ये नेता एक बार कुर्सी हासिल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के बारे में सोचते हैं, बाकी इन्हें कोई मतलब नहीं है। खैर, आज मैं आपको हिंदुस्तान के एक और सच से रूबरू करवाती हूँ और वो सच ये है कि देश के मुसलमानों को भले ही ये लगता है कि बाबरी मस्जिद के बाद उनके हाथ से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की काशी मस्जिद भी चली जाएगी, तो आज मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि दो और मस्जिदें गंवाने का ये डर असल में आज का नहीं है, बल्कि ये डर 32 साल पुराना है। 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार संसद में एक कानून लाई थी जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं।
ये कानून कहता है कि अयोध्या को छोड़कर देश में सभी धार्मिक स्थलों की उसी यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा जो 15 अगस्त 1947 से पहले थी। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले अगर किसी स्थान पर मस्जिद थी तो वो मस्जिद भविष्य में उसी स्थान पर रहेगी। इसी तरह का कानून कांग्रेस की सरकार लेकर आई जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा गया। ये कानून जब संसद में पेश हुआ तब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी उस वक्त भी इसका विरोध कर रही थी क्योंकि बीजेपी ये जानती थी कि अगर ये कानून बन गया तो फिर उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और मुसलमानों की जिन मस्जिदों को वो टारगेट करके वो देश में अपना वोट बैंक साधती है वो उससे छिन जाएगा। लिहाजा 1991 में बीजेपी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। 1991 में जब इस कानून पर लोकसभा में बहस हो रही थी, जब बीजेपी के सांसद राजा सिंह रावत ने कहा था कि इस कानून में अयोध्या के अलावा कम से कम मथुरा और काशी के ज्ञानवापी मामले को भी अपवाद के तौर पर शामिल करना चाहिए क्योंकि इन दोनों ही स्थानों पर मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई थीं। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने देश में मंदिर तोड़कर बनाई गई सभी मस्जिदों को बचाने के लिए ये कानून बनाया। लेकिन अब एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट में ये बता दिया है कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड़ा और भव्य मंदिर था और इस मंदिर के मलबे और अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। और अब इस रिपोर्ट को मीडिया ने भी सच मान लिया है और अब हमारे देश का गोदी मीडिया जब मुसलमान ज्ञानवापी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते हैं तो उनसे वो सवाल करता है जो वो कभी राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं से कभी नहीं करेगा। कभी उनसे ये नहीं पूछेगा कि जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां 500 साल तक मस्जिद रही। कभी किसी मंदिर के पुजारी के मुंह से इस तरह से माइक नहीं डालेगा क्योंकि आज की गोदी मीडिया को ये लगता है कि आस्था सिर्फ हिंदुओं की होती है। बोलने को बचा ही क्या है कि नहीं? बोलने को बचा क्या है? कुछ नहीं बोलना में। चलिए हम तो रोकने वाले होते हैं, लेकिन आप बताइए क्या करें? अरे इतिहास नहीं पता है क्या आप लोग को? आप बता दीजिए। आप नहीं पता है, कम पढ़े लिखे हैं। हाँ, आप बता दीजिए। जाइए 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 चाचा, कोई नहीं बोलेगा भाई, मत परेशान। चलिए चलिए, चलते रहिए भाई, चलते रहिए। हट जाइए, रास्ता दे दीजिए भाई, रास्ता दे दीजिए, साइड हट जाइए। चलो कुछ बोलेंगे आप? बोलेंगे क्या कह रहे होंगे आप लोग? नाराज बोलेंगे नाराज क्यों रहा है? हर एक और खबर जो टीवी मीडिया ने जानबूझकर हटा दी वो खबर है मोहम्मद जुबैर से जुड़ी हुई। सोचिए किसी स्टेट का सीएम एक पत्रकार को अवार्ड देता है और ये खबर हर टीवी पर हर वेबसाइट से गायब रहती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिसको अवार्ड दिया गया उसका नाम मोहम्मद जुबैर है। फिर से कहती हूँ मोहम्मद जुबैर, और आप भी इस नाम को याद कर लीजिए क्योंकि ये वो नाम है जो देश में एक खास पार्टी की फेक न्यूज़ की पोल खोलता है। ये वो नाम है जो एक खास धर्म के लोगों का झूठा बेनकाब करता है। ये वो शख्स है जो ये बताता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये वो शख्स है जो लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले हुए ज्ञान का पर्दाफाश करता है। सोचिए जब ऐसे शख्स को अवार्ड मिला तो गोदी मीडिया के सीने पर सांप लौट गया और टीवी मीडिया ने इस खबर का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। लेकिन हम जैसे सच दिखाने वाले पत्रकार मोहम्मद जुबैर को ज़रूर दिखाएंगे और हमेशा दिखाते ही रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि झूठे और प्रोपेगेंडा चलाने वाली मीडिया को अगर कोई बेनकाब कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद जुबैर है। कल मोहम्मद जुबैर को तमिलनाडु की सरकार ने अमीर कम्युनल हार्मोनी अवार्ड से नवाजा गया।